नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सभी मित्रों, भाई बहनों, आप सभी का पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर जो हम आ रहे हैं आजकल, अपनी 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है हर रोज़, उसी श्रृंखला में ये आपका भाग 5 है। और इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है इसको आप कमेंट करके बताइए। जिन भैया बहन जो नए हैं हमारे इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जी, आज का पहला प्रश्न है विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला या परिपक्वता की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास, विकास आपने देखा होगा। विकास कब क्या है? इसका सही आंसर जी भेजिए। जी बिल्कुल सही है, जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। विकास कब आता है हमें? अभिप्रेरणा और अनुभव से। और आपके देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, जब कोई भी चीज़ सीखते हैं तो क्या होता है, सीखने से हमें अनुभव आता है। और सीखना हमारा निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए अनुभव और के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन मानी जाती है? जटिल और कठिन की बात हो रही है, शैशवावस्था या बाल अवस्था या किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, आंसर बड़ा इजी है जी। जहाँ ध्यान भटका आपका आंसर चला जाएगा। देखिए, मनोविज्ञान बाल विकास की कठिन अवस्था की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको शायद डिस्कस भी किया था किशोर अवस्था सबसे कठिन अवस्था होती है, क्योंकि शेष अवस्था तो आती बहुत छोटी अवस्था होती है। बाल अवस्था में भी इतनी जटिलताएं नहीं होती हैं, बल्कि किशोर अवस्था में क्यों होती हैं? क्योंकि इसी समय आपका शारीरिक विकास भी चल रहा होता है। शारीरिक विकास में भी कई सारे परिवर्तन होते हैं। और शारीरिक विकास के अलावा मानसिक विकास, सामाजिक समायोजन आदि आदि सारी समस्याएं इसी समय पैदा होती हैं। इसलिए जटिल या कठिन काल किशोर अवस्था को कहा जाता है। स्टैनली हॉल के अनुसार शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है? शर्म और, देखिए विकास की बात हो रही है यहाँ पे, विकास यानी परिपूर्णता नहीं, यार विकास की बात हो रही है, तो विकास कब होगा भाई? शेष अवस्था में तो इस चीज़ का विकास बिल्कुल नहीं होगा, वो जानता ही नहीं है बच्चा कि होता क्या है ये सब। बाल अवस्था या किशोर अवस्था? देखिए, किशोर अवस्था ही बहुत बड़ी अवस्था हो जाती है, बहुत एज काफ़ी हो जाती है, और इसमें प्रारंभ नहीं होता बल्कि इसमें बहुत सारा विकास हो चुका होता है इस भावना का। लेकिन अभी विकास यानी यहाँ विकास का अर्थ हो रहा है प्रारंभ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रारंभ कब होता है ये सब, इस चीज़ की भावना, ये जो आपका दिखाई दे रहा है कब प्रारंभ कब होता है, तो इसका आंसर बाल अवस्था सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसी समय उसमें क्या है, नैतिकता की अवस्था या नैतिकता की बातें भी इसी समय से उसमें प्रारंभ हो जाती है। बालक में नैतिकता विकसित होने लगती है, और वह सही या गलत का निर्णय भी अब लेने के लायक हो लेने लगता है। सही और गलत का निर्णय भी वह लेने लगता है, ठीक है ना। इसलिए इसका बाल अवस्था सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? आंसर दीजिए। स्किनर सही है, स्किनर महोदय ने ही कहा था मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, मनोविज्ञान को जी। अब ये इनके बारे में कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो स्किनर थे, स्किनर एक प्रोफेसर थे मनोविज्ञान के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। इन्होंने कई सारे पशु पक्षियों पर अपने प्रयोग किए थे, जैसे कबूतर पर किया था और चूहों पर किया था इन्होंने प्रयोग, ठीक है। अगला है, कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? जी आंसर दीजिए। कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास बिल्कुल सही होगा। देखिए, विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये तो नहीं है साहब। देखिए, विकास की अंतर क्रिया संबंधित होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक मिनट जी। अगला देखिए, अगला क्या है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, या फिर विकास हमेशा रेखीय होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए, नहीं वाले तो दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए, ठीक। अब बचा क्या, सभी विकास दर समान नहीं होती या फिर हमेशा रेखीय होती है। तो देखिए, ए वाला ज़्यादा सही आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती। आपके घर परिवार में जो बच्चे होंगे ना, आपने देखा होगा सभी की विकास दर अलग अलग होती है, ग्रोथ रेट अलग अलग होती है।
आस पड़ोस के भैया बहन उनकी भी ग्रोथ रेट अलग अलग होती है। अर्थात कोई भी बच्चे चाहे वो एक ही समय में जन्म लिया हो, लेकिन उनकी विकास दर हमेशा अलग अलग होती है। उनके सोचने का तरीका, उनके विकसित होने का तरीका, उनकी ऊंचाई, भार, वजन आदि में सब में परिवर्तन होता है। इसलिए इसको भी हम नहीं मानते। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी, समान नहीं होती है। मानव व्यक्तित्व किससे संबंधित है? मानव व्यक्तित्व किससे संबंधित है? देखिए, केवल वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, केवल वाले जहाँ ऑप्शन आ जाए वो दोनों हमेशा ज़्यादातर गलत होते हैं, इसलिए दो आपके पहले से ही चलेगा केवल वाले। अब दो पे आप दिमाग लगाइए ज़रा, देखिए आंसर आ जाएगा फटाक से। आंसर तो क्विक आएगा, क्विक। आप प्रयास करें, प्रयास करने से सब चीज़ सरल हो जाती है। पालन पोषण शिक्षा से इसमें समग्रता नहीं आ रही इस ऑप्शन में। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है इसकी, क्योंकि आपको मजबूत उत्तर देखना है। मजबूत उत्तर जहाँ होगा ऐसी चीज़ें जिसमें सभी चीज़ों का समायोजन हो, वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके कितने आंसर, आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं और कितना आपने स्कोर गेन किया है। बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर होती है? बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस किस पर निर्भर होती है? जी बताइए। ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, ये कोई बात नहीं होती है। पर्यावरण के प्रयोग पर, पर्यावरण का प्रयोग ये क्या है ना। प्रारंभिक जीवन में घर की पढ़ाई पर, ये भी कोई बात नहीं होती है, बल्कि पारिवारिक परिवेश पर। देखिए जैसा परिवार होगा, जैसे वहाँ के कल्चर होंगे, जैसा वहाँ का सिस्टम होगा आपके परिवार का, जिनके जो छोटे बच्चे होते हैं जिस परिवार में जैसे रहते हैं, आपने देखा होगा उसका असर ज़्यादा होता है बुद्धिमत्ता पर, इंटेलिजेंस पर, वो उसी प्रकार काम करता है ना। एक कोई दो परिवार हैं, दो परिवार देख लीजिए आप, दोनों परिवारों में अगर तुलना करेंगे, एक परिवार में कुछ असामाजिक टाइप के तत्व रहते हैं और एक में सब व्यक्ति रहता है, तो आप देखोगे दोनों के बच्चों में बहुत डिफरेंस होगा। इसलिए ये वाला पारिवारिक परिवेश सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों जरूरी? देखिए खेलना, यहाँ छोटे बच्चों की बात हो रही है, बड़े बच्चों की बात मत लेकर चलना। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों सही है, क्यों उचित है? बड़े बच्चों को थोड़ी अपना हर समय खिलाएंगे। देखिए शारीरिक रूप से सशक्त बनाने में ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे तो घर पर ही अपन थोड़ा बहुत कर रहे, वो छोटे बच्चे हैं क्या है ना, इसके लिए ये वाला नहीं। शिक्षकों के कार्य आसान करने के लिए तो कोई बात ही नहीं होती, और समय बताने के लिए बिल्कुल क्या है, ये तो दोनों ही देखते ही साथ हट जाएंगे। सहयोग और संतुलन के लिए बोला सही आंसर हो जाएगा सहयोग संतुलन, डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जब वो खेलते हैं तो खेलकर सीखना उन्हें बहुत पसंद होता है, और खेल खेल में शिक्षा अपन देते भी हैं, वो स्थायी ज्ञान भी होता है, क्योंकि वो मनोरंजन तौर पर भी दिया जाता है ज्ञान। और इसके अलावा एक चीज़ और हो जाती है कि उनमें सहयोग और सामाजिकता के गुण इसी अवस्था में आ जाता है खेल में। अगला क्वेश्चन है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? ज्ञान और जटिल समाजीकरण कब होता है? मैंने जटिल और ज्ञान वाली पहली ही बात बता दी, इसका आंसर आपको देखते ही साथ आ जाना चाहिए, किशोर अवस्था में। ठीक है ना, किशोर अवस्था में। ठीक, किशोर अवस्था में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगला है, जहाँ जो चीज़ समझ में ना आए आपको, आप कमेंट करके जरूर पूछना, मुझे समाधान आपका कोशिश करेंगे पूरा करने की। जी अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के बारे में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के बारे में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? मानदंडों का, सामाजिक मानदंडों का पालन करना, समाजीकरण में सामाजिक मानदंडों का पालन करना, या फिर अपने सामाजिक मानदंड बनाना। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप सभी सामाजिक मानदंडों का पालन कर सकें, कुछ मानदंड ऐसे भी होते हैं जो कि बनाए गए होते हैं और समय के साथ बदलना ही उन्हें ज़रूरी होता है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, हाँ कुछ बना सकते हैं, लेकिन सभी पूरा का पूरा तो नहीं बदल सकते ना। अगला, समाज के बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, लेकिन समग्रता इसमें भी नहीं है, बल्कि इसका डी नंबर देखिए आप, डी नंबर ज़्यादा मजबूत आंसर है। आपको मजबूत आंसर देखना है, हमेशा ध्यान किया करो, इसमें समग्रता हो, मजबूती हो इसमें, वो आंसर देखिए, डी नंबर को सही है। सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन करना, अनुकूलन समायोजन, एडजस्टमेंट बैठालना, एडजस्टमेंट बैठा लेंगे ना, तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही शिक्षा के समाजीकरण को दिखाता है ना। इसलिए जहाँ पर बालक माता पिता और अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है और उसके साथ क्या करता है, अनुकूलन करता है, समायोजन करता है, ठीक है ना, ये समाजीकरण हो जाता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन जी 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? परंपरागत नैतिक स्तर,
है ना। देखिए परंपरागत के 3 स्तर बताए थे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले आप आंसर दीजिए जी। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दंड आज्ञा पालन या उपभोग से कोई नहीं, बताइए। बी आंसर, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अधिमुक्ता अभिमुक्ता जी। देखिए आपको मैं बता दूं कि परंपरागत नैतिक स्तर किसने दिया था? कोहल वर्ग, कोहल वर्ग महोदय ने ये वाला दिया था। अब इसके बाद इन्होंने आपको बताए थे, 3 दिए थे, पूर्व परंपरागत, उसके बाद परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, पश्च परंपरागत, ठीक है। ये 3 स्तर उन्होंने बताए थे, कि उन्होंने बताए थे कोहल वर्ग ने, ये कोहल वर्ग का सिद्धांत है, ठीक है ना। इसलिए इसका अधिकार संरक्षण अभिमुखता सही हो जाएगा, ठीक है। जिन अधिकार संरक्षण अभिमुखता की अवस्था में बच्चे नियम और व्यवस्था के प्रति क्या होते हैं? जागरूक होने लगते हैं, अलर्ट होने लगते हैं, और वे नियम और व्याख्या के अनुपालन के लिए जवाबदेह भी होते हैं। समझ में आ गया होगा शायद। अगला क्वेश्चन, पियाजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहले तो वस्तु स्थायित्व समझिए, वस्तु स्थायित्व है क्या, पहले आंसर दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। 12वां नंबर जी, बताइए। मूल संज्ञानात्मक चरण, औपचारिक संज्ञानात्मक चरण, संविधि प्रेरक चरण या फिर मूल संज्ञानात्मक चरण जी। 12 नंबर का सी नंबर वो सही है, संविधि चरण। पियाजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संविधि प्रेरक चरण होता है, संविधि प्रेरक चरण। देखिए मैं आपको बता दूं वस्तु स्थायित्व होता क्या है। वस्तु, जब यदि कोई बच्चा है, बच्चे के सामने मान लीजिए आपने एक बॉल रख दी, ठीक है, एक बॉल रख दी। अगर बच्चे के सामने से इस बॉल को अपन ने हटा दिया, इस बॉल को हटा दिया, ठीक है, तो अगर बच्चे के सामने से इस बॉल को हटा दिया और बच्चा यदि रोने लगे, इसे रोने लगे इसी चीज़ के लिए, तो समझ लीजिए उसमें वस्तु स्थायित्व आ गया है। और यदि वह हटाने के बाद भी रोना और वो ये समझे कि हाँ ये मेरे सामने से गायब हो गई, इसका मतलब है कि वो चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, मतलब उसके लिए उसका अस्तित्व उतनी देर के लिए जितनी देर वो उस वस्तु उसके सामने है, और जैसे अपन ने उस वस्तु को हटा लिया उसका अस्तित्व भी उसके लिए ख़त्म हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ये समझ लेना कि उसमें वस्तु स्थायित्व नहीं आया। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? देखिए अब देखिए पहले से जो आपने सीखा हुआ है, अब आप जैसे ध्यान से देखिए, प्रचलित योजना आत्म सातकरण, और मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आंसर दे दीजिए आप, उसके बाद मैं समझाऊंगा। प्रचलित योजनाओं को नई जानकारी जोड़ने में किस नाम से जाना है? समायोजन, समाधान, आत्मसातकरण या संगठन? आंसर हो जाएगा सी, आत्मसातकरण। आत्मसातकरण देखिए क्या होता है, आत्मसातकरण होता क्या है और समायोजन क्या होता है। आत्मसातकरण का मतलब है, जैसे कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, उसे बच्चे को आपने बता दिया कि बेटा ये तोता है, ये तोता है, ठीक है, इसका कलर हरा होता है और ये इसका बता दिया। अब एक दिन उसने, अब तोता तो समझ गया, लेकिन एक दिन उसने क्या देख लिया, मोर देख ली, मोर, मोर, मोर देखी। उसने कहा तोता तो ये तो लग तो पक्षी जैसा रहा है, इसके पंख हैं, लेकिन ये हरे कलर का नहीं है, कई सारे रंग बिरंगे कलर का है, और ये काफ़ी बड़ा है साइज में, ये क्या है? तब हम उस बच्चे को बताएंगे कि ये मोर है, और इस प्रकार से उसके दिमाग में वो चित्र बन जाएगा। अब वो क्या करने लगेगा, और तोता और मोर में दोनों में क्या करने लगा, वो अंतर को समझने लगा है, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया, ये क्या कर लिया उसने, बताइए आंसर। आत्मसात कर लिया, आत्मसात कर लिया, आत्मसात। और ठीक है ना। अब समायोजन क्या होता है, समायोजन क्या है, समायोजन इस प्रकार से है कि उसने जैसे देखा कि आपके जो तोते हैं, दो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, दो तोतों को रख दिया अपन, दो तोते रख दिए, तो उसने देखा हाँ ये तोता है, ये तोता है, दोनों की क्वालिटी क्या क्या समानता है, क्या विषमता है, इस प्रकार से उसने देखा और एक जैसी साइज वगैरह इस प्रकार से देख कर उसे समझ गया, वो आपका होता है आपका समायोजन। अगला है,
यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या बढ़ती है भाई? शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, परिश्रम की भावना, आत्मनिर्भरता। देखिए आंसर दीजिए। बिल्कुल आत्मनिर्भरता बिल्कुल सही आंसर है। क्यों होगा? क्योंकि आप कोई भी काम अपने हाथों से स्वयं करेंगे। देखिए आंसर मैंने कहा है कि वो आंसर दीजिए जो जिसमें समग्रता हो, जो आंसर सबसे ज़्यादा मजबूत हो, वो आंसर दिया करो हमेशा, ठीक है ना। तो ये इसका आत्मनिर्भरता क्यों होगा? क्योंकि आप कोई भी काम करोगे तो शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, परिश्रम आदि बढ़ता है। लेकिन आत्मनिर्भरता क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपने वो काम किया हुआ अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से। अगर आप वो काम करोगे तो क्या होगा कि उसमें आपको कई सारे रास्ते ऐसे पता चलेंगे जिनसे वो कार की कई सारी कमियां आएंगी, उसे आप दूर करने का प्रयास करोगे। कई प्रकार के रास्ते सीखोगे, किस प्रकार तरीके सीखोगे कि काम किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आप आत्मनिर्भर बन जाओगे। आगे आपको किसी की और दूसरे की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसका आंसर आत्मनिर्भरता सही हो जाएगा। अगला प्रोजेक्ट प्रणाली किससे संबंधित है? ये वाला तो कॉटन है, कोर्स है। बताइए किसने दिया था ये दिया था आपका जॉन डीवी ने। बिल्कुल सही है, इनका आंसर जॉन डीवी है, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी की है, ठीक है ना। और इसको अब आगे विकसित करना, इनको आगे विकसित किसने किया था? किलपैट्रिक ने। आगे किसने विकसित किया था? किलपैट्रिक इन्हीं किससे समझ सकते हैं, किलपैट्रिक ने किया था। ठीक, ओके। अगला, सफल समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सफल समावेशन निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बताइए। पृथक्करण बिल्कुल सही आंसर है। पृथक्करण बिल्कुल सही आंसर है। जिनका आंसर पृथक्करण आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि आपको बता दें सफल समावेशन में बच्चे के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल में हो या बाहर हो, शिक्षक के सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ठीक है ना। इसलिए पृथक्करण। अब देखिए अब देख के समझ सकते हो, अभिभावक की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, ये क्या है ना। इसलिए पृथक्करण का आंसर सही हो जाएगा, सेपरेशन। अगला है विविध पृष्ठभूमि। देखिए विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालकों में किसे शामिल किया जाता है? अब वंचित बालक क्या है आप समझ सकते हो। वंचित बालक निर्धन गरीब बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे, या सभी? इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्योंकि इनमें कई प्रकार की वंचित, किसी के बहुत सारी चीज़ों से वंचित होते हैं और अनेक प्रकार की इसमें इनको ज़रूरत भी होती है, इसलिए इन सभी को वंचित सामग्री उसमें रखा जाता है कैटेगरी में। अगला, एलेक्सिया क्या है? ध्यान से सुनना। एलेक्सिया, डिसलेक्सिया नहीं है यहाँ पर, एलेक्सिया है। डिसलेक्सिया तो भी बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी फेमस होते हैं। एलेक्सिया क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन है एलेक्सिया। एलेक्सिया को बताइए पहले आप, फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्यों होता है, कैसे होता है। आंसर इसका जी, ये आंसर आ रहा है जिनका, बिल्कुल सही है। क्यों है? एलेक्सिया को दो नाम से जाने, एक तो एलेक्सिया होता है, दूसरा इसे अलेक्सिया ही बोल देते हैं कभी कभी। अलेक्सिया, एलेक्सिया या फिर अलेक्सिया, एलेक्सिया या फिर अलेक्सिया इसे बोल देते हैं। होता क्यों है? आपने देखोगे जब कभी किसी की दुर्घटना के कारण सिर में ज़्यादा गहरी गंभीर चोट आ जाए तो इससे अलेक्सिया हो जाता है, या फिर इसे विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजुअल अफेजिया। इसे विजुअल अफेजिया, विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है इसे, विजुअल अफेजिया, विजुअल अफेजिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखते हैं कौन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण बताइए। जी बिल्कुल बताइए। जी, लिखना, पचड़ना, पदकना या फिर दौड़ना, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका ये आंसर है सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल में विकास में जो सक्रियता होती है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, लिखना, या अपनी कलाइयों को घुमाना, भुजाओं को घुमाना आदि, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सभी क्रियाएं गत्यात्मक विकास की अवस्थाओं को अर्जित भी करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन। अपनी कॉपी पेन पे जरूर, कॉपी पेन से लिखते जाएं कि कितना क्या आपका स्कोर बन रहा है, उसके बाद इसे कमेंट जरूर करें, जिससे आपको भी पता चल जाए और आप कितनी तैयारी किस दिशा में जा रही है वो आपको स्वयं एनालिसिस आप कर सकते हैं। 20 नंबर, कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? सृजनात्मकता,
सृजनात्मकता की विशेषता आप जानते हो ना। देखिए सृजनात्मक विशेषता नहीं वाला क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िए, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, नहीं है वाली बात हो रही है। देखिए सृजनात्मकता में मौलिकता होगी, बिल्कुल होगी साहब, मौलिकता, उत्पादकता ये भी होगी, अपरिवर्तनशीलता और नए ज्ञान की खोज। बताइए आंसर। नहीं वाला क्वेश्चन है, नहीं वाला, ध्यान से, बिल्कुल अपरिवर्तनशीलता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए जब अगर मौलिकता होगी, मौलिकता अर्थात क्या होता है, खुद के विचार, ऐसी यूनिक विचार जो किसी दूसरे से बल्कि आपके खुद के हो, किसी की कॉपी किया ना हो, कॉपी किया ना हो। मौलिकता क्या होती है, किसी की कॉपी नहीं करते अपन, बल्कि स्वयं कॉपी ना करना, ठीक है ना, ये स्वयं के विचार होते हैं, स्वयं की मन की उपज होती है मौलिकता। जब मौलिकता होगी तो उत्पादकता भी आप ही करोगे, जब उत्पादकता आप करोगे तो नए ज्ञान की खोज, यानी नए नए रास्ते आप ही ने देखे। मौलिकता आपकी थी तो नए ज्ञान की खोज किसने की, आपने की, इसलिए तीनों आंसर तो बिल्कुल सही हैं। बल्कि सृजनात्मक की विशेषता नहीं है, ये तीनों सृजनात्मकता की विशेषता है। ये अपरिवर्तनशीलता, अपरिवर्तनशीलता ये कोई विशेषता नहीं है सृजनात्मकता। 21 नंबर का क्वेश्चन जी, निम्न आर्थिक स्तर पर, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। देखिए नहीं वाला क्वेश्चन है, नहीं पड़ता। आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च परिवेश पर या जीवन यापन पर। देखिए बहुत इजी है, देख के ही बता सकते हो। आत्मसम्मान पर बिल्कुल पड़ता है साहब। सीखने की क्षमता पर या फिर उच्च परिवेश, देखिए उच्च परिवेश में संस्थान लोगे तो डोनेशन, फीस वीस यानी क्या क्या देना पड़ेगा तभी ले सकते हो। जीवन यापन पर बिल्कुल, जब पैसा नहीं होगा, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो जीवन यापन भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए केवल सीखने की क्षमता पर इसका प्रभाव क्या है, किस पर नहीं पड़ता आर्थिक स्तर का, सीखने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सीखने की क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला है 22 नंबर का क्वेश्चन। ये है विद्यार्थियों से विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण क्या है। रुचि, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, क्या ये हो सकता है क्या, बताइए। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव या विद्यार्थी को अध्ययन में रुचि का अभाव। भाई कक्षा शिक्षण टीचर तो पढ़ा रहा है, अब रुचि है किसको होना चाहिए, विद्यार्थी को होना चाहिए। विद्यार्थी को दंड नहीं देना, अगर दंड नहीं देंगे तो भी तो नहीं भागेगा। शिक्षक, अच्छा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति, ये कोई नहीं हुआ, बल्कि इसका ये आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि जब विद्यार्थी के अध्ययन में रुचि में अभाव, जब विद्यार्थी का मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में तो वो क्या करेगा, विद्यालय से भाग जाएगा, विद्यालय से भाग जाएगा। इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है, बताइए। अभ्यास, परिणाम की अपेक्षा, प्रशंसा या तत्परता, बताइए। जी डी नंबर बिल्कुल सही है, तत्परता। देखिए जब आप किसी काम को करने के लिए पूरी मनोयोग से तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं, जब आप एकदम तत्पर तैयार होते हैं किसी काम को, तो वो काम क्या होता है, मूलभूत नियम है। और देखिए अभ्यास वगैरह ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन समग्रता आना चाहिए आंसर में, वो वाला आंसर ज़्यादा ठोस आंसर होना चाहिए। तत्परता सही है, अब तत्पर रहोगे किसी काम को तो आप उस काम का के लिए अभ्यास भी करोगे, जब अभ्यास करोगे तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम भी आएगा, और परिणाम अगर पॉजिटिव आता है तो आपको प्रशंसा के पात्र बनोगे। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आंसर दे रहे हो, आप काम कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए आप क्या हो, तत्पर हो। आप टीचर बनने वाले हो, आप तत्पर हो टीचर बनने के लिए, इसलिए तो आप अभ्यास कार्य कर रहे हो, ये अभ्यास ही तो है आपका जो पढ़ रहे हो। अब पढ़ रहे हो तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम आएंगे, और परिणाम जब आपके सफल हो जाएंगे, आप जब टीचर बन जाओगे तो आपकी हो चारों तरफ क्या हो जाएगी, प्रशंसा, प्रशंसा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। अब देखिए अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसे। ये क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के क्षेत्र में 6 ES शिक्षण रणनीति में कौन शामिल है, शिक्षण, बताइए। संलग्न, अन्वेषण यानी इंगेज्ड, एक्सप्लोरेशन, इवैल्यूएशन या सभी, बताइए, बताइए, बताइए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, बताइए आप। जी इनका आंसर सभी आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्यों, देखिए 6E की बात हो रही है यहाँ पे। 6E पहला हो गया इंगेज्ड, दूसरा हो गया एक्सप्लोरेशन, तीसरा हो गया इवैल्यूएशन, है ना, और चौथा हो जाएगा एलैबोरेशन, एलैबोरेशन, और पांचवा हो जाएगा एक्सपेंशन, EXPENTION, एक्सपेंशन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके
ये हो जाएंगे पूरे। और आपका व्याख्या, ठीक है ना, यानी एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। इस प्रकार से आपके 6 यानी 6 ईयर्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक टीचर के लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए उसे। देखिए, अब अपन को क्या करना है, विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखना है भाई। वो क्या श्यामपट का प्रयोग करना है, श्यामपट पर आप लिखोगे बच्चा पीछे शैतानी करता रहेगा, आप देख पाओगे क्या, इसलिए क्वेश्चन गलत। चर्चा करना, चर्चा में बच्चा ऊब सकता है, ठीक है ना। कहानी सुनाना, कहानी सुनेगा तो वो एक्टिव कैसे रहेगा। प्रश्न पूछना, ये सबसे अच्छा आंसर प्रश्न पूछना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चे से बीच बीच में प्रश्न पूछते रहोगे तो वो अलर्ट बना रहेगा और उसकी पढ़ाई में रुचि भी बनी रहेगी। उसे लगेगा कि हमारे जो टीचर हैं वो कहीं हमसे क्वेश्चन पूछ लिया तो बस, इसलिए वो सक्रिय रहेगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम, बताइए जी, बताइए। इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आचरण और व्यवहार की परिवेश के साथ ये दिखाता है कि अपन जो सीख रहे हैं वो किस प्रकार सीख रहे हैं। सामाजिक अधिगम देख कर व्यवहार देख कर सीखना। अब देखो परिवार में जो छोटे भैया बहन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें को देख कर तो सीखते हैं वो, है ना। इसलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा सही। बिल्कुल आप सभी ने, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने आंसर को लिख रहे होंगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर गेन किया, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन विधियों से कौन शामिल है, पाठ प्रदर्शन, अनुवर्ग शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि या सभी। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अनुदेशन विधियों में जी बिल्कुल सही है आंसर डी, जिनका आंसर डी आ रहा है वो सही है, क्योंकि शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन विधि शिक्षण की सबसे अच्छी और प्राचीन विधि है। इसमें टीचर जो होता है, टीचर की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कौन, टीचर। टीचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसमें शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। इसमें टीचर सबसे अधिक क्रियाशील रहता है। और इस विधि को 3 वर्गों में, आख्यान विधि या व्याख्या विधि भी किसी कहती हैं, 3 वर्गों में व्याख्या विधि, पाठ प्रदर्शन विधि और अनुवर्ग शिक्षण विधि में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है 28, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक और संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया में क्या अंतर्निहित है। अनुकूलन, अनुकूलन, प्रेरक, पेशी विकास, समस्या समाधान या वैचारात्मक प्रक्रिया, बताइए आंसर जी, बताइए। डी नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप आंसर आ जाएंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें जी। मेरी आवाज़ में या मेरे वीडियो में या मेरी वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जी। इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक और संकेत भाषा, मानसिक क्रिया में विचारात्मक प्रक्रिया है ये, ठीक है ना। यह प्रक्रिया चिंतन को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन 29, नए ज्ञान और नई प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन किसका है, यह कथन किसका है, वुडवर्थ का। ये किसका है, वुडवर्थ का है। क्यों है भाई, उन्होंने कहा था, ये तो आपको रटना पड़ेगा। वुडवर्थ ने अन्य प्रकारवादियों के समान मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान माना है, ठीक है ना। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण भी बताया था, आपको पता है, ठीक है। वुडवर्थ ने उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में प्रबंधन करते हुए प्राणी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया था, आपको पता है ना, अब याद आ गया होगा शायद। बिल्कुल, ये आपका आज का और लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से। और शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, बताइए। मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर, नैतिकता पर, ध्यान पर। शिशु है, शिशु, ठीक है ना। बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। बालक की किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु मूल प्रवृत्ति होती है ना। और जो भी सीखता है वो अपने
इंद्रियों के द्वारा सीखता है, हाथ कान, हाथ है, त्वचा है, आपके जो भी है आँख वगैरह, इसको देखकर। तो उम्मीद है आप सभी ने आंसर किए होंगे, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर भेजना ना भूलें कि आपके स्कोर कितना किया है, आउट ऑफ 30 में से कितने आपने अंक प्राप्त किए हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आपको पूरी श्रृंखला है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी हैं आपके रीट वगैरह, एमपी टेट, सब के सब क्वेश्चन की श्रृंखला इसमें समाहित। मैं क्वेश्चन भी ऐसे लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपके अधिकांश आने की संभावना, प्रबल संभावना इनकी है, वो मैं क्वेश्चन लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। इसके लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।